नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जोबनेर पीजी महाविद्यालय बीएससी पार्ट 3 बॉटनी में आज हम एक नई फैमिली लेकर आए हैं, लेमिएसी अथवा लेबिएटी फैमिली। इस फैमिली अथवा कुल के बारे में आप सभी विद्यार्थी परिचित हैं। पिछली कक्षाओं में भी हमने 12th के अंदर भी इस फैमिली का अध्ययन किया है, परंतु जो हम कालांश जैसे जैसे अपनी विद्या का जो उच्चतम जो स्कोर जो हम प्राप्त करते हैं, उसके लिए हम अत्यधिक अध्ययन करना पड़ता है और अत्यधिक हम जानकारी प्राप्त करते हैं। उसी के अनुसार जैसे हम बीएससी पार्ट 3 के अंदर टैक्सोनॉमी में हम आज एक नई फैमिली लेमिएसी अथवा लेबिएटी कुल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेमिएसी जो लेबिएटी जो फैमिली होता है, उस फैमिली के अंतर्गत हमें तुलसी, जो कि एक जाना पहचाना नाम है, पौराणिक यदि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार या हिंदू धर्म के अनुसार बात करें तो जो तुलसी का जो पौधा होता है उसको बड़े ही सम्मान के साथ उसको देखा जाता है और एक सम्मान के साथ ही उसकी पूजा के रूप में इस पौधे को सजावटी रूप में घरों में उगाया जाता है। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो बड़े बड़े जो मंदिर हैं, समारोह हैं या उद्यान हैं, उन उद्यानों के अंतर्गत भी हमें ऐसे तुलसी के पौधे कहीं ना कहीं हमें नज़र में मिल जाते हैं। यहाँ तक कि हम रसोई उद्यान के रूप में भी इस पौधे का प्रयोग पूजा के रूप में करते हैं। इसके लिए यदि हम अध्ययन की दृष्टि से देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो तुलसी का जो पौधा है, इसका लोकल नेम क्या है। लोकल नेम का मतलब क्या होता है कि इसका जो सामान्य जो नाम है वो क्या है, श्याम तुलसी भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, श्याम तुलसी के नाम से भी जाना जाता है। एक तुलसी होती है उसे हम राम तुलसी के नाम से जानते हैं। श्याम तुलसी से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो भगवान श्री श्याम हैं, उनकी जो पत्नी है लक्ष्मी, उसके स्वरूप इसको पूजा जाता है, अर्थात लक्ष्मी का जो अवतार है इसको पूजा जाता है। श्याम तुलसी या राम तुलसी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भगवान श्री श्याम और भगवान श्री राम भी एक तुलसी के पौधे को भगवान स्वरूप पूजा करते थे। तो श्याम तुलसी या राम तुलसी के नाम से इसको लोकल नेम के अंतर्गत गिना गया है। उसके बाद में हम बात करें हैबिटेट अर्थात स्वभाव और प्रकृति। स्वभाव और प्रकृति की बात करें तो तुलसी का जो पौधा है वो एक बहुवर्षीय पादप होता है। बहुवर्षीय का मतलब है कि तुलसी का जो पौधा होता है वो 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं लग करके ये बहुत वर्षों तक जीवित रहता है और ये शाखित होता है। शाखित का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जैसे ये तुलसी का पौधा है, इस पर शाखाएं इधर उधर लगी हुई होती है और ऊपर की तरफ क्या लगे होते हैं, फूल लगे होते हैं। तो ये क्या होता है, शाखित होता है और पुष्पित होता है। पुष्पित का मतलब इस पर आसानी से पुष्प आते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे रूट का मतलब क्या होता है, जड़। हमने पहले भी पढ़ा है कि इसकी जो रूट होती है, जड़ होती है, वो शाखित मूसला मूल होती है। हमने पहले भी आपको बताया था कि जो जड़ होती है वो 2 प्रकार की होती है, परंतु इसमें जो जड़ होती है वो शाखित मूसला मूल होती है। प्राथमिक जो जड़ होती है, द्वितीयक जड़ और तृतीयक जड़ें होती है। तीनों प्रकार की जड़ें मिलकर के एक संपूर्ण जड़ तंत्र का निर्माण करती है। उसी जड़ तंत्र को हम मूल तंत्र के नाम से जानते हैं। तो इसमें मूसला जड़ पाई जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं स्टेम अर्थात तना। स्टेम की बात करें तो इसका जो तना होता है वो लंबवत होता है, अर्थात ऊपर से नीचे तक ये लंबवत होता है। क्या होता है, शाखित होता है। शाखित का मतलब देखिए, आमने सामने इसके दोनों तरफ अपने को क्या दिखाई दे रही है, पत्तियां दिखाई दे रही है। लंबवत होता है, शाखित होता है, ऊर्ध्व होता है और क्या होता है, ठोस होता है। अर्थात जो तना होता है वो मजबूत होता है, अर्थात हवा के झोंके से इसको किसी भी प्रकार की अप्राकृतिक जो क्षति होती है वो इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। तो ये क्या होता है, ठोस होता है, ऊर्ध्व होता है, शाखित होता है और लंबवत होता है। और तना होता है पुष्पित, अर्थात तने के ऊपरी भाग पर क्या लगे होते हैं, पुष्प लगे होते हैं। तो ये इसकी क्या हो गई, ये तने की संरचना हो गई। उसके बाद में हम देखते हैं पत्तियों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये जो तने से लगे हुए जो छोटे छोटे
चक्रिका रूप में या उर्दू गोलाकार अंडाकार जो पत्तियां पाई जाती है, इसमें इन पत्तियों के जो किनारे होते हैं कुछ मुड़े हुए होते हैं और छोटी छोटी इसमें क्या होती है, पत्तियां होती है। यदि हम बात करें तो सुहागिन जो स्त्रियां होती है वो स्त्रियां इन पत्तियों को पूजा के रूप में काम में लेती हैं। इसके अलावा भी भगवान महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को भी इसकी पत्तियां अर्पित की जाती है। इसके अलावा कई बीमारियों में इस पत्तियों का उपयोग किया जाता है, जो अभी हम इस क्लास के अंतिम चरण में जो हम इकोनॉमिक इंपोर्टेंस अर्थात आर्थिक महत्व का अध्ययन करेंगे तो उसमें विस्तार पूर्वक इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये क्या हो गया, इसका तना हो गया, पत्तियां हो गई। उसके बाद में हम बात करते हैं इनफ्लोरेस्केंस अर्थात पुष्पकर्म। अर्थात पुष्पकर्म क्या होता है, इसमें जो पुष्पकर्म जो पाया जाता है वो विशेष प्रकार का पुष्पकर्म पाया जाता है। इस विशेष प्रकार के पुष्पकर्म को क्या बोलते हैं, कूट चक्रक। कूट चक्रक प्रकार का इसमें पुष्पकर्म पाया जाता है। कूट चक्रक प्रकार का जो पुष्पकर्म होता है, कूट चक्रक प्रकार के पुष्पकर्म में जो संख्या होती है वो 6 से लगभग 15 के बीच में इसमें पुष्प पाए जाते हैं। तो ये ऊपरी भाग में जो पुष्पकर्म होता है वो कूट चक्रक प्रकार का पुष्पकर्म तुलसी में पाया जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं पुष्प की, यानी कि फ्लावर। ये जो पुष्प है, पुष्प में यदि हम बात करें तो पुष्प पहला जो होता है वो क्या होता है, पूर्ण। पूर्ण का तात्पर्य ये है कि पुष्प में बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग चारों भाग इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण कहते हैं। उसके बाद में जो पुष्प होता है वो क्या होता है, एक व्यास सम्मित। एक व्यास सम्मित का मतलब क्या होता है, ये जो पुष्प होता है, ये जो पुष्प चित्र है, इस पुष्प चित्र में यदि इसको हम लंबवत अर्थात अनुदैर्ध्य काट में यदि इसको काटें या अनुप्रस्थ काट में इसको काटें तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, वो त्रिज्या सम्मित होती है। परंतु इसको हम बराबर दो भागों में नहीं काट सकते, इसका केवल एक ही भाग यहाँ बीच में से काटो या इसको अनुप्रस्थ काट में काटो तो ही इसमें कटेगा। तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, वो कहलाती है एक व्यास सम्मित। तो एक व्यास सम्मित ये जो पुष्प कर्म होता है, जो पुष्प होता है एक व्यास सम्मित होता है, पूर्ण होता है, अधोजायांगी होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं पुष्प के जो भाग होते हैं, उन भागों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला जो भाग होता है वो क्या होता है, बाह्य दल। बाह्य दल को मैंने पहले भी आपको बताया था कि बाह्य दल को क्या बोला जाता है, इंग्लिश में कैलेक्स बोला जाता है। तो बाह्य दलपुंज की बात करते हैं तो बाह्य दलपुंज इसमें कितने हैं, गिनते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। बाह्य दलपुंजों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। परंतु इसमें आपको स्पष्ट रूप से कुछ अलग से विशेषता दिखाई दे रही है कि ऊपर वाला जो बाह्य दलपुंज है वो थोड़ा कुछ लंबाई में बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी जो चारों जो बाह्य दलपुंज है वो समान आकार के, समान आकृति के होते हैं। तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर ये जो संख्या होगी वो क्या होगी, संख्या में 5 होंगे, 1/4 लिखेंगे या 1/4 लिखेंगे। और संयुक्त हैं, संयुक्त का मतलब क्या हुआ कि जो पांचों प्रकार के जो बाह्य दलपुंज हैं वो पांचों बाह्य दलपुंज आपस में जुड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति क्या कहलाएगी, संयुक्त कहलाएगी। अग्रकोष्ठी भी बोलते हैं। अग्रकोष्ठी का मतलब क्या होता है कि जो आगे का जो ऊपर वाला जो सबसे बड़ा जो बाह्य दलपुंज है वो इन चारों दलपुंजों को जोड़े हुए है। तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, अग्रकोष्ठी भी कहलाती है। तो बाह्य दलपुंज हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं दलपुंज। दलपुंज को हम इंग्लिश में कोरोला के नाम से जानते हैं। तो दलपुंज की स्थिति होती है वो बाह्य दलपुंज के ठीक नीचे पाई जाती है। दलपुंज ये पाया जाता है, दलपुंजों की यदि हम संख्या की बात करें तो 1, 2, 3, 4 और 5 ही दलपुंज इसमें पाए जा रहे हैं। बाह्य दलपुंज कोई संख्या भी कितनी है, 5 है। परंतु यदि हम देखें कि बाह्य दलपुंज की जैसी स्थिति थी, ठीक इसके विपरीत इसकी स्थिति है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें जो लंबे वाला जो बाह्य दलपुंज था वो अग्रिम छोर पर था, जबकि इसमें जो लंबे वाला जो दलपुंज है वो पीछे वाले छोर पर है। तो इनका अनुपात क्या होगा, इनका अनुपात हो जाएगा 4/1। और ये जो दलपुंज है, सारे दलपुंज क्या हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति क्या कहलाएगी, संयुक्त हो गए और द्विकोष्ठ ये जो हो गए। इसके बाद में हम बात करते हैं पुमंग।
पुमंग को मैंने आपको पहले भी बताया था कि पुमंग के बारे में यदि हम अध्ययन करते हैं तो केवल पुंकेसरों की गणना करते हैं, और पुंकेसरों को यदि हम गिने तो 1 2 3 4 इसमें पुंकेसर पाए जा रहे हैं। चारों पुंकेसर कहीं ना कहीं दलपुंज से जुड़े हुए हैं। तो अर्थात ये क्या हो गए, दल लग्न का मतलब क्या हुआ कि चारों दलपुंज है वो आपस में दल से लगे हुए हैं। तो ये 4 दलपुंज पाए जा रहे हैं, परंतु आपको स्पष्ट रूप से कुछ दिखाई दे रहा है कि ऊपर वाले जो 2 दलपुंज हैं या ऊपर वाले जो 2 पुंकेसर हैं वो आकार में कुछ बड़े हैं, जबकि नीचे वाले जो 2 पुंकेसर हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं कि इनका आकार क्या है, छोटा है। तो ये क्या हो गए, द्विदीर्घी हो गए। द्विदीर्घी का मतलब क्या हो गया, द्वि का मतलब होता है संस्कृत में 2 और दीर्घी का मतलब होता है बड़ा। अर्थात 2 हो गए बड़े और 2 हो गए क्या हो गए, छोटे हो गए। तो ये पुमंग में पुंकेसरों की संख्या कितनी है, 4 हो गए। चारों पुंकेसर क्या हैं, स्वतंत्र हैं, दल लग्न हैं, और ये क्या हैं, द्विदीर्घी हैं। अभी एक शब्द मैंने बोला है द्विदीर्घी। द्विदीर्घी का मतलब आप समझ गए कि द्वि का मतलब क्या होता है, संस्कृत भाषा में द्वि को 2 बोलते हैं, और दीर्घी का मतलब क्या होता है, बड़ा। तो द्विदीर्घी हो गए। उसके बाद में हम बात करेंगे जायांग। जायांग अर्थात गाइनोसियम। गाइनोसियम में हम किसकी गणना करते हैं, अंडाशय की गणना करते हैं। तो अंडाशय की स्थिति के बारे में यदि हम बात करें तो ये अंडाशय है। ये अंडाशय अपने को स्वतंत्र रूप से कितने दिखाई दे रहे हैं, 2 दिखाई दे रहे हैं। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको अंडाशय संख्या में कितने दिखाई दे रहे हैं, 2 दिखाई दे रहे हैं, और दोनों अंडाशय क्या है, ऊर्ध्ववर्ती है। ऊर्ध्ववर्ती, ये तो अंडाशय कितने हो गए, 2 हो गए, दोनों क्या है, ऊर्ध्ववर्ती। ऊर्ध्ववर्ती का निशान नीचे लगता है, तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, ऊर्ध्ववर्ती। ये ऊर्ध्ववर्ती हो गया। तो ये हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं फल की। फल क्या होता है, वो होता है साइजोकार्पिक। साइजोकार्पिक, ये साइजोकार्पिक प्रकार का इसमें फल पाया जा रहा है। ये साइजोकार्पिक प्रकार का फल हो गया। तो इस प्रकार ये पुष्प जो चित्र है उसका हमने विस्तार पूर्वक इसका वर्णन कर दिया। अब हम थोड़ा आपको इधर समझा देते हैं कि ये इसमें जो पुमंग होता है, पुमंग में जो कुछ 3 पार्ट लगे होते हैं। सबसे ऊपर वाला जो एंथर है, ये सबसे ऊपर वाला भाग होता है एंथर। एंथर को हम हिंदी में पराग कोश के नाम से जानते हैं। ये जो पराग कोश होते हैं वो जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन दोनों पराग कोशों को जोड़ने का कार्य कौन करता है, कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, योजी। इनका कार्य होता है केवल एंथर को जोड़ने का। इन एंथर को जोड़ने के पश्चात ये नीचे की तरफ कुछ धागेनुमा संरचनाएं पाई जा रही है जिसे हम बोलेंगे फिलामेंट। फिलामेंट को क्या बोलते हैं हम, पूतंतु। तो ये क्या हो गया, पुमंग हो गया। इसके बाद में यदि हम बात करें जायांग में भी ठीक वैसे ही 3 प्रकार की स्थितियां पाई जाती है, 3 भाग पाए जाते हैं। सबसे ऊपर वाला ये जो भाग है इसको हम स्टिग्मा बोलते हैं। स्टिग्मा के नीचे वाला जो भाग होता है वो स्टाइल होता है, और स्टाइल के नीचे जो गोलाकार जो संख्या में 2 अंडक पाए जा रहे हैं उनको ओवरी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो जायांग में जो महत्वपूर्ण भाग है वो क्या है, ओवेरी है। ओवेरी को हम अंडाशय के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लोरल डायग्राम। किसकी बात करते हैं, फ्लोरल डायग्राम। ये फ्लोरल डायग्राम है। ये किसका फ्लोरल डायग्राम है, ये तुलसी का फ्लोरल डायग्राम है। तुलसी के फ्लोरल डायग्राम के बारे में बात करें तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो बाहरी जो स्थितियां हैं जो अपने को नीले रंग की दिखाई दे रही है उसे हम क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज बोलते हैं। इसको अपन निशान भी लगा सकते हैं। तो ये सिचुएशंस, ये क्या है, ये कैलेक्स हैं। कैलेक्स हैं। कैलेक्स को क्या बोलते हैं हम, बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज अभी मैंने बताया था संख्या में 5 होते हैं, 1 2 3 4 और 5 होते हैं। संख्या में 5 बताया था, ऐसी स्थिति हमने बताई थी आपको। उसके बाद में ये लाल रंग को हमने रेखांकित रंगीन कलर में कर दिया ताकि स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे दे। दलपुंज की स्थिति अभी मैंने आपको बताई थी क्या होता है,
इसमें ये भी संख्या में कितने होते हैं, 5 होते हैं, परंतु इसमें अंतर क्या है कि इसमें जो बाह्य दलपुंज है वो ऊपर वाला जो अग्रिम जो बाह्य दलपुंज होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, बाकी 4 दलपुंज होते हैं वो समान आकृति के होते हैं। तो ऐसी स्थिति को हमने 1/4 दिखा दिया। उसके बाद में ये जो दलपुंज है, दलपुंज भी 4/1 उल्टा है, अर्थात इसमें जो बड़े वाला जो ओब्लिक है वो नीचे की तरफ और चारों जो दलपुंज है वो थोड़े ऊपर की तरफ है। तो ऐसी स्थिति क्या कहलाएगी, 4/1 हो जाएगा। उसके बाद में हम बात कर रहे थे एंड्रोसियम। एंड्रोसियम में हम बात कर रहे थे पुंकेसरों की। तो पुंकेसरों की संख्या के बारे में अभी मैंने बताया था कि पुंकेसरों की संख्या कितनी है, वो है 4 आपको दिखाई दे रही, 1 2 3 4, परंतु स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जो 2 पुंकेसर हैं वो बड़े हैं और 2 पुंकेसर क्या है, छोटे हैं। तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं हम, द्विदीर्घी बोलते हैं। तो ये 4 हो गए और ये क्या हो गए, द्विदीर्घी। द्विदीर्घी का अभी मैंने बताया था कि द्वि का मतलब क्या होता है, संस्कृत में 2 होता है, दीर्घी का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। तो द्विदीर्घी जो स्थिति है वो किसकी हो गई, पुंकेसरों की द्विदीर्घी स्थिति हो गई, 2 बड़े हैं और 2 क्या है, छोटे हैं। उसके बाद में हम बात करें जायांग। जायांग में किसकी बात कर रहे थे, गाइनोसियम की। गाइनोसियम की बात करें तो उसमें अंडाशय की गणना करते हैं। अंडकों की संख्या कितनी है, 2 है। दोनों अंडक क्या हैं, जुड़े हुए हैं आपस में और क्या है, ऊर्ध्ववर्ती है। तो इस प्रकार ये जो पुष्प डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम अर्थात पुष्प चित्र का अध्ययन हमने विस्तार पूर्वक कर लिया। अब किसकी बात करेंगे, फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, पुष्पीय सूत्र। अब पुष्पीय सूत्र आपको बनाना आता है, आप आसानी से बना सकते हो। सबसे पहले ये क्या है, सहपत्री। अभी मैंने बताया था कि पुष्प क्या होता है, सहपत्री। सहपत्री के लिए निशान क्या लगाएंगे, BR लग जाएगा। उसके बाद में इसको हम लंबवत केवल एक ही भाग में काट सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में इसका जो प्रतीक होता है वो या तो आप लगा दो इसमें प्रतीक का, या फिर लगा दो इसमें प्रतिशत का लगा दो, या फिर लगा दो इसको एक निशान और आता है, इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, ये द्विलिंगी है क्योंकि पुमंग और जायांग दोनों पाए जा रहे हैं, तो इसको उभयलिंगी है, तो ये ऐसी स्थिति हो जाएगी। उसके बाद में हम किसकी बाह्य दलपुंज की बात करते हैं, तो बाह्य दलपुंज में हम किसकी बात करते हैं, कैलेक्स। कैलेक्स को हम बाह्य दलपुंज ऐसी स्थिति है संयुक्त में 1/4 हो जाएगा। तो ये 1/4 हो गया। उसके बाद में कोरोला। कोरोला में ये सिचुएशन है, इसको उतार दो ऐसे की ऐसे। इसके बाद में एंड्रोसियम। एंड्रोसियम में पुंकेसर कितने हैं, पुंकेसर 2 हैं, परंतु दोनों पुंकेसर कितने हैं, 4 हैं, चतुर्दीर्घी हैं। तो 2 + 2 कर दो, क्योंकि 2 बड़े हैं 2 छोटे हैं, तो इस सिचुएशंस में अपने को 2 + 2 करना पड़ेगा। और ये दल लगने हैं क्योंकि आपस में दल से लगे हुए हैं, ये दल से लगे हुए हैं तो ये निशान आ जाएगा। उसके बाद में जायांग। जायांग का मतलब क्या होता है, अंडाशय कितनी है, संख्या 2 है, और ये ब्रैकेट ये क्या हो गया, ऊर्ध्ववर्ती। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, जो तुलसी है, तुलसी का फ्लोरल फॉर्मूला अर्थात पुष्पीय सूत्र का निर्माण हमने कर दिया विस्तार पूर्वक। अब इसका जो लास्ट पॉइंट है वो है आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व की सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट, अर्थात शोभाकारी जो पौधे होते हैं। लेमिएसी या लेबिएटी कुल में बहुत सारे शोभाकारी पौधे होते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो ओसिमम बेसिलिकम अर्थात तुलसी। तुलसी जो पौधा होता है उस तुलसी के पौधे को भगवान स्वरूप पूजा के काम में लिया जाता है, सजावट के रूप में, यदि रसोई घर के आसपास उद्यानों में भी लगाया जाता है, और कई प्रकार के मंदिरों और बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठानों में भी इसका पूजा के रूप में उपयोग किया जाता है। तो पहला हो गया शोभाकारी पौधे के रूप में। दूसरा जो होता है वो औषधीय पादपों के रूप में अर्थात मेडिसिन प्लांट के रूप में किया जाता है। सबसे पहले यदि हम बात करें बेसिलिकम कैनम, उसको हम बोलते हैं राम तुलसी। राम तुलसी का मतलब क्या होता है कि भगवान श्री राम ने इस तुलसी के पौधे को भगवान का स्वरूप मानकर ये पूजा किया करते थे, प्रतिदिन इनको जल का अर्पित किया करते थे, इस कारण से इसको राम तुलसी का नाम दिया गया है। तो राम तुलसी का उपयोग हम क्या करते हैं, कफ है, सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, इनके अंदर यदि इनके पत्तों को उबाल करके और या लौंग या काली मिर्च के साथ में इसका काढ़ा बना करके दिया जाए
तो नेचुरोपैथी में अर्थात प्राकृतिक चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है, बहुत ही अच्छा है ये। इसके अलावा यदि हम बात करें साल्विया, साल्विया भी एक ऐसा पौधा होता है जिसको शोभाकारी पादप के रूप में उगाया जाता है, तो साल्विया का पौधा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा काष्ठ के रूप में, काष्ठ यानी लकड़ी के रूप में, इसके कुछ पादप ऐसे होते हैं जो ठोस होते हैं, उन पादपों को ठोस रूप में कई प्रकार के फर्नीचर है, दुकानों में छोटा मोटा जो सामान होता है उसको पैकिंग के रूप में काम में लिया जाता है। इस प्रकार आज हमने लेमिएसी और लेबिएटी फैमिली के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। अगली क्लास में हम एक नई फैमिली लेकर के आएंगे, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।